So first we will start with inventory valuation of FIFO and weighted average. FIFO and weighted average. एक एक समय डिस्कस करेंगे, बहुत इजी मेथड है ये, उससे तुम लोगों को समझ जाएगा। फीफो वाला मैंने पहले तो बहुत सारे इसमें है ऑलरेडी सॉल्व, ये तुम लोगों का अभी का क्वेश्चन है विद सेम 24 का, ठीक है। इसको फीफो से हम लोग सॉल्व करेंगे। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, एनीथिंग, बट ये होता है रॉ मटेरियल का या जो भी गुड्स हमने खरीदा है, राइट, उसका स्टॉक कैसे मेंटेन करें। तो यहाँ पे दिया है स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1st March 24 was 1000 units at 10 per unit. The following purchases and sales were made during the month of March 24. Find out the closing stock as per FIFO method and explain advantages of using this method, right? तो यहाँ पे परचेज की डिटेल्स अलग से दी है, सेल्स की दी है और ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, राइट। हमें क्या करना है, ये कॉलम्स तो तुम लोगों को पता ही होगा कि फीफो या वेटेड और कॉलम्स, तो ये 10 कॉलम्स तुम्हें बनाना होता है। पहले डेट कॉलम, देन परचेज में यूनिट्स, रेट और अमाउंट, परचेज को रिसिप्ट्स भी बोलते हैं, देन सेल्स में यूनिट्स, रेट और अमाउंट, और बैलेंस में यूनिट्स, रेट और अमाउंट, राइट। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1000 यूनिट्स एट 10 पर यूनिट, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन। तो डेट में तो हमें डेट लिखना है पहले, दैट इज 1/3/2024, और डायरेक्टली जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें बैलेंस में लिखना है। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर? 1000 is there, 10 units, 10 is the rate per unit, so 1000 into 10, that is 10,000, right? ये अमाउंट में आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा दिया रहेगा, वो डायरेक्टली बैलेंस में लिखना है। उसके बाद तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज एंट्री करना है। फर्स्ट के बाद पहले सेकंड करेंगे, वो परचेस है, देन थर्ड का करेंगे, ऐसे नहीं फिर 11th करना है, क्योंकि फिर 5th में सेल्स किया है तो पहले 5th का, थर्ड के बाद 5th के बाद 11th, 11th के बाद 15th, देन 21st, देन 31st। तो 1st-2nd March 24 में हमने खरीदा है 2000 यूनिट, on 2nd March 24 we have purchased, right? How many units? 2000 units at the rate of 11. तो यूनिट्स में 2000, परचेस वाले यूनिट्स में लिखना है, रेट में 11 लिखना है, और ये मल्टीप्लाई करके दोनों अमाउंट आ जाएगा, राइट, 22,000। अब बैलेंस में, इन दिस फीफो मेथड, बैलेंस में क्या करना है, सबसे पहले तो प्रीवियस डे का बैलेंस, द प्रीवियस डे बैलेंस यू शुड कॉपी एज इट इज। प्रीवियस डे का बैलेंस सीन पहले लिख देना है, और फिर जो खरीदा वो उसके नीचे, जो खरीदा वो उसके नीचे हम लिखेंगे, राइट। तो इन फीफो यू हैव टू राइट सेपरेटली। फीफो में क्या करना है, ऑलवेज आफ्टर एवरी परचेज, फर्स्ट राइट द प्रीवियस डे बैलेंस एंड देन राइट द क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट ऑफ द टुडेज परचेज। देन अगेन 3rd March 24 को है हमारा, वापस हमने खरीदा है यूनिट्स, इस बार 3000 units we have purchased, so in units you will write 3000, rate is 12, and multiply करके you will get the amount 36,000 of। अभी जैसे मैंने बोला हर बार खरीदने के बाद करना क्या है, प्रीवियस डे यानी अभी सेकंड का, तो ये जो पूरा बैलेंस है ये एज इट इज कॉपी करना है पहले तो, यानी ये 1000 भी यहाँ पे करना है एज इट इज कॉपी, ये 2000 भी करना है,
यानी जो प्रीवियस डे का है वो एज इट इज कॉपी करोगे आफ्टर एवरी परचेज, आफ्टर एवरी परचेज, और फिर जो तुमने खरीदा है अभी करंट वो इसके नीचे लिखना है। जो अभी खरीदा है दैट यू हैव टू राइट हियर बिलो इट। यानी at the end of 3rd March we have this much quantity of stock, इतना हमारे पास बैलेंस है। 1000 क्वांटिटी 10 रेट का है, 2011 रेट का है, 3012 रेट का, राइट। तो हमने ओपनिंग बैलेंस का एंट्री किया, फिर सेकंड के परचेज का एंट्री किया, थर्ड के परचेज का एंट्री किया, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फिफ्थ का, फिफ्थ के परचेज का एंट्री करेंगे, फिफ्थ का सेल्स का एंट्री करेंगे। वी हैव टू एंट्री रिकॉर्ड बाय डेट वाइज। तो फिफ्थ को हमने क्या किया है, 5400 यूनिट्स बेचा है। बट बेचने के वक्त क्या याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये, क्या याद रखना है, ऑलवेज इग्नोर द रेट ऑफ सेल्स इफ एनी गिवन। तो रेट ऑफ सेल्स हमेशा क्या करना है, इग्नोर करना है। सेल्स का रेट कभी भी लेना ही नहीं है यहाँ पे, जब भी ये स्टॉक लेजर बना रहे हो, सिर्फ क्वांटिटी चाहिए है। तो अभी फिफ्थ को हम सेल कर रहे हैं, टोटल 5400 क्वांटिटी। अब क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे पूरा 5400 एक साथ नहीं लिख देना है। सेल्स में आएगा वो तो ठीक है, टोटल 5400 लिखना है, बट ये फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले फर्स्ट क्वांटिटी कितना है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास यूनिट्स जो है 1000 ही है। तो पहले 1000 वो लिखोगे, बिकॉज हमें टोटल 5400 देना है, बट फर्स्ट जो पहले आया था वो पहले देंगे। तो ये जो 1000 है 10 वाला पहले वो दे देंगे। अभी 5400 टोटल सेल किया, उसमें से 1000 दे दिया और 4400 बचा है। तो नेक्स्ट कितना है हमारे पास, नेक्स्ट 2000 है, तो नेक्स्ट भी 2000 वो दे देंगे। अभी हमारे पास और यानी 5400 में से टोटल वी आर सेलिंग 5400, उसमें से हमने 1 और 2 3000 दे दिया। तो अभी यहाँ पे कितना बचा, 5400 माइनस दिस 2000 एंड माइनस दिस 1000, ये 3000 माइनस करोगे तो जो 2400 है वो ये हम 3000 वाले यूनिट्स में से देंगे, यानी 12 वाला इशू करेंगे, 12 वाला। तो अभी बैलेंस क्या बचेगा, ये 1000 हमारे पास था वो हमने बेच दिया तो वो जीरो हो गया, ये 2000 था ये भी हमने बेच दिया वो भी जीरो हो गया, ये 3000 था इसमें से 2500 हमने बेच दिया, तो बैलेंस विल बी 600 यूनिट्स, रेट विल बी सेम 12, और अमाउंट तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए। यानी हमारे पास 6000 था, 5400 बेच दिया तो 600 ही बचेगा। बट ये फीफो मेथड है तो जो पहले का था वो बेच दिया, लास्ट वाले में से 600 बचेगा। ये क्लियर है क्या सबको, दिस इज क्लियर, या किसी को इसमें डाउट है जो मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, ये यूनिट्स कैसे लिया ये क्लियर है, सबको आता है ये, तो मैं फटाफट जाता हूँ, सबको आता है तो, राइट, क्लियर, ओके। देन क्या करना है, फिफ्थ के बाद 11th का एंट्री करेंगे हम, 11/3/2024। अभी हमने खरीदा है 4000 यूनिट्स, रेट इज 13, राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अमाउंट ये 52,000। बैलेंस में क्या आएगा, पहले तो जो ऊपर वाला बैलेंस है वही 612 और 7012 के, फिर जो हमने खरीदा 4000 हमने खरीदा 13 के रेट का, दैट विल बी अवर, तो अभी हमारे पास कितना बैलेंस है। देन 11 का तो परचेज का एंट्री हो गया, देन 15th we are again selling 2600 units, तो अगेन 2600 डेट वाइज एंट्री कर रहे हैं। बट सिर्फ में जब भी सेल्स में लिखते हो तो पूरा एक साथ नहीं लिखना है, पहले चेक करना है कि जो फर्स्ट बैलेंस है उसमें उतना यूनिट्स है कि नहीं। टोटल वी आर सेलिंग 2600,
तो द फर्स्ट बैलेंस में 600 ही है, तो हम पूरा 2600 नहीं लिखेंगे, पहले वो 600 दे देंगे। अब हमें टोटल 2600 सेल करना है, हमें क्वेश्चन में दिया वी आर सेलिंग 2600, 600 तो ये वाला दे दिया। अब 2600 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2000। 2000 किसमें से देंगे, अभी ये वाला 13 वाला जो रेट है। और सेल्स का रेट हमेशा इग्नोर करना है, सेल्स का रेट हमेशा इग्नोर करना है। तो बैलेंस कितना बचेगा, 600 था वो तो बेच दिया, 4000 था उसमें से 2000 बेच दिया, तो 2000 हमारे पास बचेगा। वो रेट है 30, मल्टीप्लाई करके अमाउंट होगी 26,000, राइट। 15 का भी हो गया, देन 21st का वापस परचेस है, 21st का एंट्री करेंगे हम। कितना खरीदा है हमने 21st को, 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 14, तो 70,000। इसमें भी जो प्रीवियस बैलेंस है पहले वो लिख देते हैं फीफो में ऑलवेज, देन जो खरीदा वो उसके नीचे लिखते हैं अलग से। तो आफ्टर एवरी परचेस इट्स वेरी इजी, पहले प्रीवियस डे का बैलेंस लिख दो, फिर जो खरीदा वो उसके नीचे लिख दो। नो ऑन 31st हम बेच रहे हैं वापस, कितना बेच रहे हैं, 5000 यूनिट्स। बट ये मैंने क्या बोला, पूरा एक साथ नहीं लिख देना है, पहले फर्स्ट में चेक करना है 2000 यूनिट्स है, तो पहले सिर्फ 2000 लिखो, राइट। फिर 5000 में से 2000 माइनस करेंगे, बिकॉज वी आर टोटल सेलिंग हाउ मेनी यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। 5000 में से 2000 तो ये 13 वाला दे दिया, अब बचा हुआ 3000 वी विल इश्यू फ्रॉम दिस 14 वाला रेट। तो बैलेंस कितना बचेगा, 2000 जो था वो तो खत्म हो गया, ये जो 5000 था इसमें से 3000 हमने बेच दिया, तो 2000 विल बी द बैलेंस ऑफ 14 डे 28। बस हो गया, राइट। अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो लोग बोलेंगे ढूंढो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये जो यूनिट्स है यहाँ का एक ही है, तो 2000 इज द यूनिट्स एंड अमाउंट इज 28,000। या यहाँ पे अगर 2 यूनिट होता तो दोनों का टोटल और अमाउंट का भी टोटल, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का क्या है, 2000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इज 2000 यूनिट्स, राइट। और वैल्यू कितना है उसका, 28,000 इज द रुपीज, 28,000 इज द 2000 इज द यूनिट्स एंड 28,000 रुपीज। तो ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है जो वो लोग ढूंढने बोलते हैं। इसके अलावा अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करने बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये जो अमाउंट कॉलम है, सेल्स का अमाउंट कॉलम, सेल्स का अमाउंट कॉलम, इसका पूरा टोटल लेना है, यानी दिस कॉलम का टोटल। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यू हैव टू टेक द टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम, ये पूरा द टोटल ऑफ दिस कॉलम इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर इन लोग प्रॉफिट निकालने बोलेंगे, प्रॉफिट इफ दे आर आस्किंग, तो करना क्या है, जो जो यूनिट्स बेचा ये वो यूनिट्स यहाँ पे एक अलग टेबल में लिख लेना है, 5400, 2600, 5000। क्या करना है, जो जो यूनिट्स बेचा दैट यू हैव टू राइट हियर, और जो रेट है बेचने वाला रेट यहाँ पे लोगे वर्किंग में, स्टेटमेंट में तो सेलिंग वाला रेट कहीं नहीं आता है, हियर यू विल टेक दैट रेट, मल्टीप्लाई करके ये निकालोगे अमाउंट ऑफ सेल्स। 5400 हमने 15 में बेचा, 5400 इंटू 15 81, 2600 इंटू 16 41,600, और 5000 इंटू 17 85,000, ये तीनों का टोटल दैट इज 2,07,600। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है 1,62,000। तो योर प्रॉफिट इज टोटल सेल्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45,600 तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा अगर पूछा है तो मैक्सिमम दे कैन आस्क क्लोजिंग स्टॉक और उसका वैल्यू तो पूछेंगे हमेशा, ये तो तुम्हें लिखना ही है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड they might ask profit. Cost of goods sold तो easy है, the total of this column, the amount column of sales. For profit you have to do this working. जो भी सेल्स का यूनिट्स और रेट है वो लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करना और अमाउंट का टोटल सेल्स निकालना. इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा, राइट. क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? तो ये तो हो गया फीफो मेथड, ये सबको क्लियर है ना फीफो मेथड, राइट. इसमें किसी को डाउट है? ये न्यूमेरिकल में नहीं डाउट है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर ये आपका प्रॉफिट कहाँ से आया, वो जो आपने साइड में निकाला ना सर? पहले तो ये सेल्स का जो दिया है ना इधर, सेल्स का यूनिट्स, हाँ ये समझा सर. इसके multiply. नीचे जो आपने लेस COGS 162, फिर इसके नीचे प्रॉफिट हाँ, दिया तो ना. 2,07,600 में से 162 माइनस किया. ओके ओके ओके, ठीक है सर. तो ये 45,600 आ जाएगा, राइट. ओके सर, थैंक यू. तो अभी एक हम लोग वेटेड एवरेज से भी कर लेते हैं. ये तो तुम लोग का अभी का है, करंट मिड सेम का पेपर है, राइट. ये लास्ट ईयर का एंड सेम का पेपर है. वेटेड एवरेज से आया था सम मेरा, राइट. और इधर भी एक आया होगा, ये उसके पहले साल का, इसके पहले साल भी वेटेड एवरेज से आया था, राइट. ये वाला ओपनिंग इन्वेंट्री नील, डायरेक्ट परचेज किया, ये वाला कर लेते हैं. एक ये वाला वेटेड एवरेज से कर लेते हैं. दिस इज ऑफ 2022. ऑलरेडी किया है क्या पता नहीं, तो देख लेता हूँ. तो हम लोग ठीक है. सर ये सेमेस्टर में डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट दोनों भी आएगा? इन्वेंट्री तो आएगा, डेप्रिसिएशन या फाइनल अकाउंट में से कोई एक आएगा, बट इस बार डेप्रिसिएशन देंगे मोस्टली. फाइनल अकाउंट एक डिवीजन में ना बोला है, प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट, वो एक बार पूछ लेना, तुम लोग कंफर्म कर लेना, राइट. ओके सर. बट इन्वेंट्री तो आएगा ही एंड सेम में भी, राइट. ये एंड सेम 22 का पेपर है और वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे. वेटेड एवरेज से भी सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन है, राइट. परचेज सेल्स एंड ओपनिंग इज नील. पहले 1/1 है डेट, 1/1/2022. ओपनिंग बैलेंस तो क्या दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री नील, कुछ है ही नहीं. तो डायरेक्ट परचेज है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30. 100 यूनिट्स at the rate of 30. So 3,000 and same will be your balance. बैलेंस में भी वही आ जाएगा, पहले का कोई बैलेंस है ही नहीं, राइट. तो बैलेंस विल आल्सो बी सेम. देन उसके बाद हमने 15/1 को सेल किया है 50 यूनिट्स. उसका देखो कुछ रेट दिया ही नहीं है. रेट दिया भी होगा तो सेल्स का रेट इग्नोर करते हैं. वी नीड ओनली यूनिट्स. 50 यूनिट्स दिया है 15 Jan 22 को, और इसमें पूरा यूनिट्स एक साथ ही लिख देना है 50.
कौन से वेटेड एवरेज में, और क्या रेट है, जो भी इधर का रेट है बैलेंस का वो रेट लेना है 30, दोनों को मल्टीप्लाई फीफो कर। एंड वेटेड में सेल्स का यूनिट नहीं लेना है, दोनों में भी। क्या फीफो में भी एंड वेटेड में भी सेल्स का यूनिट, सेल्स का रेट नहीं रेट लेना नहीं है, लेना है। रेट लेना ही नहीं है। हाँ सर मैंने ना एक मिड सेम में बहुत सिली मिस्टेक कर दिया था। लाइक मैंने सेल्स का रेट पहले नहीं लिया, तो मेरे को लगा कि वो रॉन्ग है, तो उसको पूरा कट करके मैंने सेल्स का रेट लिया, देन सम सॉल्व किया। 2 बार सॉल्व कर दिया, तो एक्चुअली ये सिली बैठे मिस्टेक होंगे, हो गई मैंने थी तो मुझसे। रेड कलर में यहाँ पे लिखा है। मेरा लेक्चर अगर बैठे थे क्या मालूम नहीं, फ्री वाला, और ये मैंने काफी बार रिपीट किया था लेक्चर में, और हर सम नहीं के सर, वहाँ मैंने लिखा है। नहीं अटेंड किया था। हाँ इसीलिए, क्योंकि मैंने तो हर सम में, देखो हर सम के बाजू में ही लिखता हूँ ऑलवेज, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, हर साल 2-4 स्टूडेंट ऐसे करते हैं, गलती से हो जाता है। ये तो सर बहुत सिली मिस्टेक था फिर भी। हाँ बहुत सीली होता है। शाश्वत ने भी कर दिया था शायद ऐसे मिस्टेक, उसने तो ऑफलाइन सीखा था मुझसे, वो सबको बोला मत लेना सेल्स का रेट, ऐसे सबको एग्जाम के पहले बोल रहा था, उसको स्पेसिफिक बोला था, हम्म। और गाय गाय में एग्जाम के वक्त उसने ही खुद ने ले लिया। ओके। तो होता है ऐसे, तो इसलिए ऑलवेज इग्नोर द रेट ऑफ सेल्स। तो ये हो गया। दोनों टाइप में भी। हाँ दोनों में। अब बैलेंस कैसे आएगा इन दिस, 100 माइनस 50, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करना है, 50 आ गया, 3000 में से 1000 माइनस करना है, ये आ जाएगा। और ये रेट कैसे आएगा, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स। वेटेड एवरेज में रेट हमेशा कैसे आएगा, रेट बैलेंस का रेट हमेशा कैसे निकालना है इन वेटेड एवरेज, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करके ही निकालना है। अभी हमने फर्स्ट फैब को वापस खरीदा है, ये तो हो गया कि जब भी तुम बेचते हो, whenever you sell in weighted average, from balance units subtract the units that you have sold, 100 minus 50, तो ये 50 आ गया। वैसे ही अमाउंट में से subtract the amount of this, तो ये बैलेंस आ जाएगा अमाउंट, और ये अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करोगे तो ये रेट आ जाएगा। बट हर सेल के बाद रेट वही आएगा, अनलेस इट इज इन डेसिमल। राउंड में है तो रेट वही आने वाला है, डेसिमल में होता है तो 1-2 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। देन फर्स्ट फेब 22 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 200 यूनिट्स खरीद रहे हैं हम लोग 40 रुपीज में, तो 200 रुपीज, 200 यूनिट्स 40 मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। अब वेटेड में क्या करना है, अलग अलग नहीं लिखना है, लाइक फीफो में तो हम पहले ऊपर वाला लिख देते हैं बैलेंस, फिर जो खरीदा वो उसके नीचे लिखते हैं। यहाँ पे यूनिट्स में यूनिट्स ऐड कर देना है, यानी हमारे पास 50 यूनिट्स था और हमने 200 खरीदा, तो 50 प्लस 200, यू विल राइट डायरेक्टली हियर 250। वैसे ही अमाउंट में अमाउंट ऐड कर देना है, आफ्टर एवरी परचेज 1500 अमाउंट का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, प्लस हमने 8000 का खरीदा, तो 1500 प्लस 8000 9500, और ये कैसे आ जाएगा, 9500 डिवाइड बाय 250, 38। तो ये हमेशा डिवाइड करके आएगा वेटेड एवरेज में, ये जो रेट है हमेशा डिवाइड करके आएगा, ठीक है, ये याद रखना है, बैलेंस का रेट अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स। फिर हमने क्या किया है, 15/2 को सेल किया है, 22 को वापस सेल किया, तो 15/2/2022, हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव सोल्ड, हमने 100 यूनिट्स बेचा है, और 100 यूनिट्स बेचने के बाद रेट कौन सा लेना है, जो बैलेंस वाला रेट है, यानी 38। और बेचने के बाद कैसे निकालोगे तुम लोग बैलेंस, फ्रॉम यूनिट्स 250 था, इसमें से 150 100 बेच दिया, तो बैलेंस इज 150। अमाउंट कैसे निकालोगे, 9500 का था, उसमें से 3800 का बेचा, तो 5700। एंड ये कैसे आएगा रेट, हमेशा दिस डिवाइड बाय दिस, 3080 आएगा रेट। देन अगेन 20th Feb
100 हमने वापस सेल किया, रेट वही है 3080 है। अभी हमारे पास 150 था, हमने 100 बेच दिया तो 150 माइनस 100, 50 यूनिट्स हमारे पास बचा। अमाउंट 5700 माइनस 3800, 1900 हमारे पास अमाउंट बचा। और रेट कैसे आएगा? डिवाइड कर, रेट कैसे आएगा? डिवाइड करके ही आएगा, 1900 डिवाइड बाय 50। बस ये तो बहुत छोटा सा सम था। खाली इसमें याद क्या रखना है वेटेड एवरेज में कि परचेज के बाद, ये परचेज है राइट, परचेज के बाद क्या करना है, जो बैलेंस का यूनिट्स था, बैलेंस का यूनिट्स ये 50, इसमें ये 200 ऐड करोगे तो 250 यूनिट्स निकल। ये जो अमाउंट था 1500, उसमें ये 8000 ऐड करोगे तो ये अमाउंट था 9500, और ये अमाउंट 9500 डिवाइड बाय 250 करोगे तो ये रेट आएगा। तो परचेज के बाद यूनिट्स, यूनिट्स को ऐड करना है, अमाउंट और अमाउंट को ऐड करना है, फिर बैलेंस के अमाउंट को बैलेंस के यूनिट से डिवाइड करना है तो रेट आएगा। सेल्स के बाद क्या करना है? यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करना है क्योंकि बेच रहे हैं। तो 250 माइनस 100 तो 150, राइट। वैसे 9500 माइनस 3800 तो 5700, और 5700 डिवाइड बाय 150, 38। बस इसमें भी बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे राइट। क्लोजिंग स्टॉक तो जो भी लास्ट डेट में कितनी यूनिट्स है, 50 यूनिट्स है। लास्ट डेट पे बैलेंस कितना है 1900, तो 50 यूनिट्स एंड 1900। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा इसका टोटल, और इसमें सेल्स का रेट दिया ही नहीं है तो हम प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते। प्रॉफिट जिसमें सेल्स का रेट दिया रहेगा तो ही निकाल सकते। तो ये दोनों मेथड का कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है कि बैलेंस कैसे निकालते हैं? क्लियर है सबको वेटेड एवरेज में भी? एवरीवन इज क्लियर? इसमें क्या क्या याद रखना है? सेल्स का रेट इग्नोर करना है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ आता है 50 यूनिट्स वेर फाउंड शॉर्ट ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, फाउंड शॉर्ट आता है तो करना क्या है? फाउंड शॉर्ट आता है तो यस, एनी डाउट? किसी को डाउट है क्या? अगर फाउंड शॉर्ट आता है तो करना क्या है? सेल्स में ही लेना है। कौन से डेट को लेना है? जो डेट दिया है 22, यानी 19 के बाद लेंगे। ये तुम लोगों को ऐसा है नहीं, बट ये एक एग्जांपल मैंने दिया था, इसमें वो है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है। तो ये भी मिड सेम 23 का क्वेश्चन है यहाँ पे, जो दोनों मेथड से सॉल्व किए। तो तुम लोगों को तो सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं। ये मिड 24 का है, ये एंड 22 का है, ये सीईसी का क्वेश्चन है लास्ट 2 साल का, राइट। और ये भी एक है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत है, इसमें कुछ भी तुम लोगों को डाउट है तो पूछ लेना। ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मेट ये है, सबको पता ही है। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये लिफो वाला तुम लोगों को अभी नहीं है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट को इग्नोर करना है, वो तुम लोगों को नहीं देखना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं देखना है। सेल्स का रेट यहाँ पे भी मैंने रेड मार्क किया हुआ है, यानी सेल्स का रेट इग्नोर करना है, राइट। सेल्स का रेट इग्नोर करना है। और खाली क्या याद रखना है? डेट वाइज एंट्री करनी है। ये तो डेट वाइज दिया ही है, परचेज सेल मिक्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल। बट इसमें जैसे था कि ओपनिंग ऊपर दिया था, फिर परचेज और सेल्स अलग, तो डेट वाइज तुम्हें एंट्री करनी है, ये भी बस ध्यान रखना। ठीक है ना? इन्वेंट्री में किसी को कुछ पूछना है क्या? डब्ल्यूएसी में किसी को कुछ पूछना है? ये एक क्वेश्चन एंड सेम में आएगा ही फॉर 10 मार्क्स, जैसे पकड़ के चलो कि ये आएगा। अगर हम पास्ट 2-3 साल 4 साल का जो पेपर पैटर्न है, एंड सेम में वो लोग ये मिड सेम में भी देते हैं ये वाला, और एंड सेम में भी देते हैं। तो अभी तक तो हर पेपर में आ रहा है, राइट। और ये बहुत इजी टॉपिक है, तो इसमें कुछ भी मिस्टेक करना मत, सिली मिस्टेक्स भी अवॉइड करना।
क्लियर है ये सबको? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? एनी डाउट? संपदा, प्रगति, प्रिया, महक, राशि, आशिष्य, नीरज, कोई डाउट है? ये आशिष्य, स्मृति, नो विशाखा, सर नो। सबको क्लियर है? तो ये मैं रिकॉर्डिंग बंद करके डेप्रिसिएशन का अलग रिकॉर्डिंग करता हूँ, कि साथ में ही कर देता हूँ। चलो साथ में ही रहने देता हूँ, बहुत छोटा हो जाएगा ये आधा घंटे का, ठीक है? तो अब डेप्रिसिएशन मेन सिखा देता हूँ, जहाँ तुम लोगों को थोड़ा हार्ड लगता होगा टॉपिक, राइट? ये तो बहुत इजी था। ये 5 फाइल मैंने शेयर किया है। MS0203 तो इन्वेंट्री का है, और 4 और 5 डेप्रिसिएशन के सम्स है और उसके सॉल्यूशंस है। और ये जो है ये 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स की टेक्स्ट बुक है, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स है जो थियोरी के लिए तुम लोग पढ़ना होगा, तो इसलिए मैंने शेयर किया है, राइट? अभी तो मेन डेप्रिसिएशन पे फोकस करेंगे हम लोग। सब सॉल्व क्वेश्चन इसके अंदर ही है, जो भी है मेरा। ये जो मिड 05 MS05 एक्सेल वाला है ये पेपर, राइट? ये मिड 22 का है, ये मिड 23 का है। तुम लोगों का भी देख ले। प्लीज इसका थियरी एंड कंसेप्ट पार्ट भी एक्सप्लेन कर देंगे, मुझे ये आता नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज जस्ट द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें देखो, ये जो टेक्स्ट बुक है ना, इसमें तुम्हें इतने सारे टॉपिक्स मिलेंगे, मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, जो तुम लोगों को है, जो तुम लोगों को है। तो यहाँ पे 212 पेज पे भी जाओगे तो डेप्रिसिएशन क्या है कि कोई भी तुमने मशीन खरीदा, एसेट खरीदा, राइट? तो अगर वो मशीन तुमने यूज किया तो उसकी वैल्यू कम होती है कि नहीं होती है? तुमने 5 लाख का मशीन खरीदा और एक फैक्ट्री स्टार्ट की, तो 1 साल उस मशीन को यूज किया, तो 1 साल के बाद तुमसे वो कोई 5 लाख में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? टेल मी, खरीदेगा 5 लाख में कि नहीं? किसको डाउट था? किसको डाउट था? हाँ, आंसर करो। 5 लाख में तुमने आज मशीन खरीदी, 1 साल तुमने यूज की, तो 1 साल के बाद विल एनीवन बाय द मशीन फ्रॉम यू एट 5 लाख? और नो सर। नहीं खरीदेगा ना? सिंपल, क्यों नहीं खरीदेगा? तुमने यूज किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, राइट? है ना? Yes. तो जो वैल्यू कम होती है एक एसेट की, उसके यूज से, एक तो यूज इज द रीजन, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट अगर समझो तुमने यूज नहीं किया, मशीन खरीदा और खरीद के उसको सिर्फ तुमने रखा रखा 1 साल तक, एकदम न्यू ब्रांड, तो तुमसे कोई 5 लाख में खरीदेगा 1 साल के बाद? हाँ, खरीदेगा या नहीं? तो भी नहीं खरीदेगा, भाई। यदि तुम एक फोन ले लोगी, उसको बॉक्स पैक भी रहने दो, और तुम किसी को बोलोगे मैंने 1 साल पहले खरीदा था इतने में, तो वो सेम भाव में नहीं देगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है? पहले तो डेप्रिसिएशन के ये इतने सारे डेफिनेशंस है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जो मेन ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है। बाकी ऐसे रीजंस क्या क्या है, ये सारे रीजंस है। नॉर्मल एंड नेचुरल वेयर एंड टेयर, यूज करोगे तो उसका वेयर एंड टेयर होता है एक्चुअल यूज से। सिर्फ टाइम भी पास हो जाता है तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड, आउटडेटेड। जैसे क्या, अभी आईफोन 12 का वैल्यू अपने आप कम हो जाता है, अभी तो 15 16 आ जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो आउटडेटेड हो जाता है कोई चीज, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। डिप्लीशन, डिप्लीशन ये मशीन मशीन का नहीं होता है, ये जो कोल माइंस, ऑयल वेल्स, उनका होता है। नेचुरल कैलेमिटी से हो सकता है, इन्वेंशन से हो सकता है कि किसी ने कोई एकदम नया इन्वेंशन कर दिया
तो जो भी पुराना है वो अभी क्या हो जाता है, अपने आप आउटडेटेड हो जाता है, मार्केट वैल्यू हो सकता है उसका कम हो गया। तो दिस आर वेरियस रीजंस। और डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि जब एसेट खरीदते हैं तो वो हम खर्चे में नहीं डालते, वो तो हम एसेट, क्योंकि उसको बेचने से वैल्यू मिलेगा। और डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करते हैं कि हमें प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चार्ज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा कॉस्ट है, वो हमने एसेट यूज किया, मशीन यूज की, उतना पैसा हमारा कम हुआ, तो दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट। और प्रॉपर प्रॉफिट निकालने के लिए चार्ज करते हैं। और डेप्रिसिएशन अलग अलग मेथड है। डेप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ एसेट तो आता ही है, यानी हमने मशीन खरीदा 10 लाख में, तो 10 लाख तो हमारा कॉस्ट है ही, प्लस इंस्टॉलेशन या ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया तो वो भी आएगा। कितने साल उसकी लाइफ है वो भी इम्पोर्टेंट है, और 10 साल लाइफ है तो 10 साल के बाद उसको कितने में बेच सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या आता है, परचेज प्राइस प्लस इट्स इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग। बहुत सारे मेथड है डेप्रिसिएशन के, तुम लोगों को तो दो ही मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मेथड कोई भी हो, अगर एक मेथड आ गया तो दूसरा मेथड अपने आप आ जाएगा। ये दोनों मेथड में से मेथड से कुछ भी चेंज ज्यादा नहीं होता, मेथड से कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, राइट। और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में यूजुअली तो परसेंटेज दिया होता है कि 10% इतना परसेंट, राइट। बट अगर परसेंटेज नहीं दिया है, तुम्हें कॉस्ट दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है और एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, तो डेप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। If depreciation is not given in percentage, but scrap value and estimated life is given, कॉस्ट तो हमेशा दिया ही होता है। तो डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मशीन कॉस्टिंग 15,000 इज परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 18,000। एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर है और स्क्रैप वैल्यू 2000 है, 10 साल के बाद वो 2000 में बिकेगा। तो ये फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो 15 प्लस 3 तो कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 2000 डिवाइड बाय 10 इयर्स, तो एक साल का डेप्रिसिएशन 1600 होगा। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स होता है, और जब रेट दिया है, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100, इससे हमें डेप्रिसिएशन पर एनम मिलता है, एक साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा पर एनम, इससे भी पर एनम मिलेगा, ये फॉर्मूला से भी पर एनम। रेट दिया है तो ये वाला यूज करते हैं, नॉर्मली तुम लोगों को रेट दिया रहेगा, जब रेट नहीं दिया है तब ये वाला यूज करते हैं। फिक्स इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो हर साल फिक्स होता है, हर साल 8,000 ही है एक साल का डेप्रिसिएशन, इसलिए उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज सेम फॉर एवरी ईयर, सेम होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं इसीलिए इसको। डिमिनिशिंग में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कम होते रहता है, और इसमें तुम्हें परसेंटेज दिया रहेगा, ये वो फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। तो 10% दिया है तो 80,000 का 10% फर्स्ट ईयर में 8,000 हो गया। अब सेकेंड ईयर में 80,000 का नहीं निकालेंगे 10%, 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो फर्स्ट ईयर के बाद उस मशीन की वैल्यू 72 बची, तो सेकेंड ईयर में 72 पे 10% निकालेंगे 7,200, तो सेकेंड ईयर में उस मशीन की वैल्यू 64,800 बची, 64,800, तो थर्ड ईयर में 64,800 पे निकालेंगे, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा 80,000 पे ही निकालेंगे,
तो बस ये डिफरेंस है कि रिटन डाउन पे निकालते हैं, ये मैं न्यूमेरिकल में भी बताऊंगा, और इसका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कम होते रहता है हर साल, इसलिए इसको रिटन डाउन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। राइट, क्लियर है? यहाँ पे डिस्टिंग्विश है, ये पढ़ सकते हो, बस कुछ मेथड के बारे में आता है तो ये तुम लोग लिख सकते हो। राइट, सुटेबिलिटी एवरीथिंग इज देयर, ये पढ़ लोगे तो कुछ आता है तो ये, ठीक है? ये तो जनरल एंट्री है, बट जनरल एंट्री तुम लोगों को नहीं आएगा, बट ये जनरल एंट्रीज है, तुम लोगों को लेक्चर बनाने वाला आएगा। ये टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे सम सॉल्व है ऑलरेडी, ठीक है? इसमें भी बहुत सारे सम सॉल्व है। तुम लोगों को अभी कौन सा आया था, हार्ड आया था कि इजी आया था? गुड सर, ये वाला क्योंकि सॉल्व नहीं किया होगा तो मैं न्यू वाला सॉल्व करवा देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस भी दिया, ये वाला एक क्वेश्चन था, 3 साल का तुम्हें मशीनरी अकाउंट बनाना था, SLM बेसिस, स्ट्रेट लाइन बेसिस को, राइट? तो वी विल सॉल्व दिस, ये सॉल्व करते हैं हम लोग। तुम लोग भी लाइंस बना लोगे, सबको फॉर्मेट तो पता है ना? मैं भी बता देता हूँ, इसको नहीं पता। तो ये सब हम लोग करेंगे अभी डिस्कस, राइट? तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करना है, क्योंकि देखो वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ऐसे तो वो लोग बोलते ही है, राइट? और जो जो मैं येलो करूंगा वही तुम लोगों को करना है, बाकी सॉल्यूशन दूसरे सम का। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है कि टोटल कितनी मशीन्स है। श्रेयस बुक्स हैव एन ओपनिंग बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट ऑफ 50,000 on 1st April 21. The original cost was 1 lakh when it was purchased earlier. यानी ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, बट इसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख था। तो एक तो ये मशीन हो गई जो पहले से हमारे पास है। He purchases a new machinery on 1st April 21 for 1,40,000 and pays installation 10,000. 1st April 21 को एक मशीन और खरीदा 1,40,000 में, इंस्टॉलेशन 10 है, तो उसका कॉस्ट टोटल 1,50,000 हो जाएगा। तो दो मशीन हो गई। आगे दिया है he further purchases machinery of ₹70,000 on 1st October 21. एक और खरीद रहे हैं 70,000 का, तो टोटल 3 मशीन हो गई। He sold machinery which was purchased on 1st October 21 for 35,000 on 1st October 23, ये तो वो बेचा, and purchased machinery of 1 lakh on the same date, एक और मशीन खरीदा, तो 4 मशीन हो गई। He also purchased machine of ₹55,000 on 1st Jan 24, 5 मशीन हो गई। अरे बाप, 5 मशीन। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, राइट? 5 मशीन का तो पहली बार IBS में समाया होगा, तुम लोगों को सॉल्व भी नहीं करवाया होगा मिड सेम के पहले, राइट? है ना? ठीक है, यस। किसी को इसमें फुल मिला था? हाँ, तो इजी मिला होगा, किसी ने भेजा भी था मेरे को पेपर, आई गेस अकाउंट्स का किसी ने भेजा भी था, या ने भेजा था। इसको कौन सा राइट गया था? ये तो वो फीफो वाला है, इसमें तो इसको फुल मिला था 20।
इसमें भी इसको फुल मिला है क्या? डेप्रिसिएशन में भी इसको फुल मिला है। देखो ये ऑलरेडी सॉल्व है, बट मैं एक्सेल में सॉल्व करके बता देता हूँ। तो मतलब इसमें तो ये आता था। ठीक है, 5 कॉलम है तो देखो 5 कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। पर्टिकुलर्स पूरा वर्किंग के साथ बनाया है इसने, अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं पे भी कुछ कटिंग भी नहीं है। देखो फुल 20 है इन डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम्स बनानी पड़ेगी। सर इसको फॉर्मेट ऐसे ही है। फॉर्मेट पहले ही देखो, ये तो मेन लेजर का फॉर्मेट, यानी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट जो है नहीं है। और इसमें डेट पर्टिकुलर के अलावा वर्किंग में जितनी मशीन है उतनी तुम्हें कॉलम बनानी है। टोटल कॉलम बनाओ या मत बनाओ, ठीक है, बट जितनी मशीन है उतनी कॉलम तो तुम्हें बनानी ही पड़ेगी, राइट। तो M2, M3, M4 और M5 मैंने टोटल भी बना देता हूँ, क्यों मैं बताता हूँ वो, ये कंपलसरी नहीं है, राइट। और ये तो सब हमारा हो गया, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो समझे सब है पूरा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट। जो पहले वर्किंग बना लिया तो ये तो बन जाएगा लेफ्ट वाला, मेन वर्किंग ये। हमें कितने साल का बनाना है? फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 22, 23, 23, 24। इसका मतलब क्या होता है? 21, 22 का मतलब ये ईयर 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होके 31 मार्च 22 को खत्म होगा, राइट। तो पहले हमें बनाना है 2021 दैट 2022। ये चालू कब होगा? 1 अप्रैल 2021। खरीदा नहीं है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। अब इसमें खाली क्या ध्यान रखना है पता है? 50,000 उसका कॉस्ट है, कॉस्ट नहीं है, बैलेंस है, लेकिन उसका कॉस्ट 1 लाख है। कॉस्ट कितना है इसका? 1 लाख। ये याद रखना है कि ये जो है ये कॉस्ट 1 लाख है, बट बैलेंस उसका 50,000 था 1 अप्रैल 21 को। फिर हमने 1 अप्रैल को ही एक और खरीदा, यानी 1 अप्रैल 21 को ही हमने एक और खरीदा, तो वो हमने M2 में लिखेंगे। वो हमने कहा लिखा? M2 में लिखा। कितने का खरीदा वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। कितने का खरीदा यहाँ पे दिया है, 1,40,000 का खरीदा, और इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 पे किया, तो दोनों को ऐड करके लिखा। ये हो गया। 1 अक्टूबर 21 में एक और खरीदा। हमारा जो ये फर्स्ट ईयर है ये 31 मार्च 22 को खत्म होगा, तो तब तक का सब कुछ हमें लेना है। तो ये वाला थर्ड जो खरीदा ये भी इसी साल में खरीदा, इसी साल, यानी 1 अक्टूबर 2021। एक और खरीदा हमने, कितने में खरीदा? 70,000। तो हमारे पास टोटल 3 मशीन है। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? ये खाली मैंने अभी जो येलो मार्क किया, ये 1 लाख खाली लिखना है, क्योंकि ये कॉस्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकालेंगे। मिस्टेक बहुत लोगों ने क्या कर दिया, 50,000 पे निकाल दिया, बट क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता तो 50,000 पे निकालते, बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और उसका बैलेंस 50 है, बट उसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख था, तो स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो ऑलवेज यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन 1 लाख ऑन दिस मेथड, इसलिए मैंने वो ऊपर लिखा है। तो ये तो बस हो गया 3, उसके अलावा कुछ भी और नहीं किया है हमने।
ये तो डायरेक्ट 1 अक्टूबर 23 को अभी बेचा, कुछ नहीं किया तो हम क्या करेंगे, ये 3 है, तो ये ईयर खत्म कब होगा, 21-22 will end on 31st March 2022। उस डेट को, लास्ट डेट ऑफ द ईयर को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सारी मशीन पे। लास्ट डेट, 3 मशीन है तो तीनों पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 3 मशीन है तो तीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, राइट। ये क्लियर है क्या सबको? जितनी मशीन है सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन द लास्ट डेट। तो पहला मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख, इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है यहाँ पे 10%, यह दिया है परसेंट, तो इनटू 10%। लेकिन यहाँ पे ये तो ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग पे कोई भी 1/12 नहीं लेना है। तो 1 लाख का 10%, 10,000 विल बी द डेप्रिसिएशन ऑन M1। M2 कितना है, 1,50,000 इंटू 10%। और इस पे खरीदा है, बट ये कब खरीदा है, 1 अप्रैल को खरीदा है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तो 12 मंथ्स ही होते हैं, तो इंटू 12/12 लो, या इसमें नहीं भी लोगे क्योंकि 12/12 तो 1 होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स होता है, 12। तो दैट्स व्हाई न्यूमरेटर यू विल टेक 12 और डिनोमिनेटर में तो बाय डिफॉल्ट 12 लेना है। तो जब भी खरीदते हो तो तुम्हें 1/12 भी लेना है, बट एज दिस इज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल, 12/12 विल बी 1 ओनली, तो इसका डेप्रिसिएशन 15,000 आएगा। M3 पे भी निकालना है, M3 है कितना, 70,000, तो 70,000 इंटू 10% इंटू डैश अपॉन 12, डैश में कितना आएगा, ये कब खरीदा है M3, 1 अक्टूबर को खरीदा है। फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स होते हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कोई बताएगा, 6 मंथ्स, तो इंटू 6, तो ये 3,500। समझ में आया, तीनों पे डेप्रिसिएशन निकाला हमने। अब करना क्या है, डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अब हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे आएगा, ये 50,000 में से 10,000 माइनस कर दो, लास्ट डेट ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस विल बी दिस 50,000 माइनस जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, तो दैट इज 40,000। ये 1,50,000 माइनस 15,000, 1,35,000, ये 70,000 माइनस 3,500, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो तीनों डेप्रिसिएशन है इसका टोटल यहाँ पे लिखना है, यानी यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, तीनों डेप्रिसिएशन का टोटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 28,500 इज द टोटल डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये तीनों का टोटल, दिस बैलेंस का टोटल 2,41,500। तो ये जो पूरा है तुम्हारा फर्स्ट ईयर का वर्किंग बन गया यहाँ पर। फर्स्ट ईयर के वर्किंग तक किसी को डाउट है, फर्स्ट ईयर का वर्किंग बन गया, फर्स्ट ईयर की वर्किंग में किसी को भी डाउट है, ये वाला, नो सर। देखो वर्किंग बन गया तो पहली चीज तो तुम लोगों को एक याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो इधर, यस एनी डाउट, यस नीरज, सर अगर इसमें अगर समझो दूसरा मेथड रहता, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, रिटर्न डाउन वैल्यू रहता, तो हम 50,000 पे जो ओपनिंग वाला है
तो हम उस पे निकाल देना डेप्रिसिएशन। हाँ राइट, ओके सर, और ये दोनों पे तो इस पे निकलेगा सर फर्स्ट ईयर में, क्योंकि यही फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर का वर्किंग हो गया। तुम लोगों को याद क्या रखना है कि एक अकाउंट में ये तुम लोग लिख सकते हो कि मशीनरी हो, फर्नीचर हो, डेबिट में ये आ सकता है, क्रेडिट में ये आ सकता है। ये डेट्स छोड़ दो, यानी मैक्सिमम जो आ सकता है डेबिट और क्रेडिट में एक ईयर में, वो ये है। डेबिट में ये 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर 2 बार खरीदा है तो 2 बार कैश बैंक आएगा, लेकिन ये परचेज का एंट्री है कैश बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये अगर बेचने पे प्रॉफिट हुआ वो है। इधर डेप्रिसिएशन बेचा तब, बेचा कितने में वो अमाउंट, लॉस हुआ अगर बेचने पे वो, और ये ईयर एंड का डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस। यानी मैक्सिमम इतनी चीजें ही आ सकती है डेबिट या क्रेडिट में, ये पहले तो याद रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता एक ईयर में, राइट राइट। हाँ, इतनी आ सकती है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, परचेज डेबिट में आता है, और प्रॉफिट ऑन सेल डेबिट में आता है। डेबिट में ये 3 के अलावा कुछ भी नहीं आता, राइट। डेबिट में ये 3 के अलावा कुछ भी नहीं आता। क्रेडिट में जब बेचते हैं तब डेप्रिसिएशन, सेल का अमाउंट, लॉस हुआ वो, और क्लोजिंग का डेप्रिसिएशन और बैलेंस, क्लोजिंग का डेप्रिसिएशन और बैलेंस, बस ये याद रखें, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, अभी पहले ओपनिंग है, पहले ओपनिंग है, तो ऑब्वियसली पहले तो हम ओपनिंग लिख देंगे। इसमें भी जो मैं येलो मार्क करूंगा वही तुम लोगों को लिखना है, बाकी दूसरे सब का है 1/4/2021। क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है 50,000। फिर हमने वापस 1/4 को खरीदा है, 1/4 को खरीदा है, तो 2 कैश बैक, कितने में खरीदा है 1,50,000 में। फिर वापस हमने खरीदा है 110 को, तो जो भी खरीदा या जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में ही आएगा। कितने में खरीदा है 70,000, राइट। समझा क्या ये सबको अभी कि हमने क्या किया है? ये डेबिट वाला तो समझा जो मैंने बताया, राइट, डेबिट वाला। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में तो बेचा तो है ही नहीं, तो खाली बस ईयर एंड पे, ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2022, उसमें आएगा बाय डेप्रिसिएशन, पूरा लिख देता हूं मैं वर्ड, और क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ये जो डेप्रिसिएशन का तीनों का टोटल हमने यहाँ पे लिया था 28,500, और ये बैलेंस भी 41,500, वो बैलेंस में आ गया। ये दोनों साइड अपने आप टैली हो जाएगा, दोनों साइड अपने आप टैली हो जाएगा, कि हमने वर्किंग कर लिया वहां से ही लिया। तो ये तो क्या है, टोटल है 2,70,000, डेबिट साइड का भी टोटल है 2,70,000 इधर का भी total। तो ये फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट बन गया। हैंड रिटन में देखोगे स्टूडेंट का, तो इसमें भी देखो वर्किंग किया है ये फर्स्ट ईयर का, ओपनिंग है, परचेज है, परचेज है, डेप्रिसिएशन निकाला, ऐसे बस इतना सा करना है, छोटा सा ही है ये फर्स्ट ईयर का वर्किंग। यहाँ पे अगर देख के हार्ड लग रहा है, ठीक है, उसने वर्किंग शो नहीं किया है कैसे आया, ये तो मैं तुम लोगों को बताने के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, राइट। इसने कैसे डायरेक्ट लिखा है ना कैलकुलेट कर,
तो ये फर्स्ट ईयर का वर्किंग है। इसने डायरेक्ट यहाँ पे अभी कैसे किया है नेक्स्ट पेज पे सॉल्व, पहले वही लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक या कैश बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्यों राउंड किया है, इसने ये बैलेंस कैसे निकाला, ये पहले डेबिट साइड का टोटल किया, फिर ये 270 यहाँ पे लिखा, फिर 270 में से ये 28,500 माइनस किया, तो उसको बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो ये बैलेंस वाला, लेकिन वो कब, जब ये टोटल कॉलम हम नहीं बनाएंगे तो खाली इसका टोटल जो है वो यहाँ पे लिख दो 28,500, डेबिट का टोटल लो पहले 2,70,000, सेम टोटल यहाँ लिखो, उसमें से ये सब क्रेडिट वाला माइनस करके जो बचता है दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन, वो मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल लिया। यानी इन शॉर्ट ये जो वर्किंग बनाते हो इसका जो बैलेंस का टोटल है यही बैलेंस कैरिड डाउन में आता है, तो इसका टोटल लेके भी वहां लिख सकते। समझा ये सबको, फर्स्ट ईयर क्लियर है, फर्स्ट ईयर क्लियर है सबको, क्लियर कि किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है। सेकेंड ईयर में क्या किया है, कुछ किया है क्या, सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 23 को खत्म होगा। तो ही सोल्ड द मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 23, 1 अक्टूबर 23 तो थर्ड ईयर में आएगा, यानी सेकेंड ईयर में ना तो खरीदा है ना तो बेचा है, ना खरीदा है ना बेचा है, तो बहुत ही सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना है, बस खाली डेप्रिसिएशन निकालना है, ना खरीदा है ना बेचा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है। यानी अब जो नेक्स्ट ईयर का हम वर्किंग करेंगे तो डायरेक्ट 31 मार्च 2023, पहले किस पे 1 लाख पे निकालेंगे क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और दूसरा 1,50,000 पे निकालेंगे क्योंकि वही ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, 70,000 पे निकालेंगे, इसमें कुछ भी मंथ्स अपॉन 12 नहीं लेंगे क्योंकि हमने इस साल ना तो खरीदा है ना बेचा, यानी इस पे 10,000 आएगा। तुम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हो, ये तो मैं कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ इसलिए अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ। तो क्या अलग अलग लाइन में तुम लोगों को अगर ऐसे नीचे नीचे बहुत जा रहा है और हार्ड लग रहा है तो देखो यहाँ पे जो है 10, 15, 7, इसमें से ये माइनस करना है, 40 में से 10, इसमें से ये, और अगर ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता तो इसमें से निकालते हैं हम, रिटन डाउन डिमिनिशिंग होता तो हम 40,000 का 10%, 1,35,000 का 10%, 66,500 का 10% निकालते, तो सिर्फ ये चेंज होता, मेथड चेंज नहीं होता, अमाउंट चेंज होता, एंट्री भी चेंज नहीं होती, अमाउंट चेंज होता। तो समझा दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा फर्स्ट अमाउंट जो 1 लाख था ये तो ओपनिंग बैलेंस है तो जो कॉस्ट था, और बाकी जो खरीदते हैं उसका हमेशा फर्स्ट अमाउंट उस पे ही निकालना है, और डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग में जो भी लास्ट अमाउंट है प्रीवियस ईयर का बैलेंस उस पे डेप्रिसिएशन निकालने का, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये डेप्रिसिएशन का टोटल इधर ले लेंगे राइट, यानी 10, 25 और 32,000, और ये बैलेंस कैसे आएगा, ऊपर से माइनस कर, यानी 40,000 माइनस 10,000, 1,35,000 माइनस 50, 66,500 माइनस 10, और ये कैसे आएगा, ये तो पूरा टोटल 2,95,000 बस। तो अभी जो नेक्स्ट ईयर का तुम्हारा कैसे बनेगा, नेक्स्ट ईयर में तो कुछ खरीदा बेचा ही नहीं, तो 2022, 2023 का
पहले तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रीवियस ईयर का, ये हमेशा यहाँ पे लिखने का 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,41,500। फिर लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 2023, इसमें बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस 10 होता है बस। $32,000 था और ये तो तुम्हारा टोटल है। तो ये सेकेंड ईयर, जब भी कुछ खरीदते बेचते नहीं है तो कुछ आएगा ही नहीं। ये भी हो गया, ये भी सबको क्लियर है। सेकेंड ईयर भी, सेकेंड ईयर वाला भी सबको क्लियर है। ये ब्लू वाला सेकेंड ईयर, राइट? चार्जेट का होना कौन तो ये सेकेंड ईयर की। अभी मेन है जब बेचते हैं तो क्या, तो बेचते हैं तो कैसे करेंगे, राइट? तो 2023-24 में हमें ध्यान रखना है अभी क्या करेंगे, क्योंकि हम उसमें बेच रहे हैं, राइट? अब ये सब हमें निकालना है 23-24। ये तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 2,09,500। पहले इसका वर्किंग बनाएगा। ये बता, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है अभी यहाँ से, he sold machinery which was purchased on 1st October 21 for 35,000 on 1st October 23। इसका मीनिंग जो मशीन उसने 1st October 21 को खरीदा था वो मशीन 35,000 में उसने बेच दिया, 1st October 23 को बेचा। 1st October 21 को जो मशीन खरीदा था वो 35,000 में 1st October 23 को बेचा। क्लियर है? सबसे पहले जब भी बेचते हैं मेथड कोई भी, वो डेट यहाँ पे लिख रहे हैं 1/10, और जिस दिन बेचा, जिस दिन बेचा उस दिन तुम्हें जो मशीन बेचा उस पे डेप्रिसिएशन निकालना है। कौन सा मशीन बेचा हमने? M3 बेचा, क्योंकि वहां पे दिया था द मशीन परचेस्ड ऑन 1st October 21। तो 1st October 21 को तो हमने M3 खरीदा था, ये वाला बेचा। तो एक चीज क्या याद रखना है तुम लोगों को, कि जो मशीन बेचा सिर्फ उस मशीन पे जो तारीख को बेचा वो तारीख को डेप्रिसिएशन निकाल, यानी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल ओनली ऑन द मशीन सोल्ड। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल ओनली ऑन द मशीन सोल्ड। बट इसमें 1/12 लेंगे। वंस कितना हो जाएगा? 31 मार्च लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, अभी 1st अक्टूबर है, या ये ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 23 से 1 अक्टूबर 6 मंथ्स। तो 70,000 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3,500। ओनली सिर्फ वो मशीन पे डेप्रिसिएशन निकालो जो बेचा, और उसके बाद उसका रिटर्न डाउन वैल्यू निकालो, या इसको बुक वैल्यू दे दो, रिटर्न डाउन वैल्यू दे दो। ये कैसे आएगा? 59,500 में से
ये 3,500 माइनस करो 56,000 और बेचा कितने में हमने 56,000 है, बेचा हमने 35,000, तो जो 35,000 है लेस सेल प्राइस लेस सेल वैल्यू 56,000 हमारा बुक वैल्यू था, रिटर्न डाउन वैल्यू था, हमने बेचा 35,000 में, तो ये हमारा ऑब्वियसली लॉस हो गया क्योंकि हमने कम में बेचा, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, तो ये लॉस है। यानी ये पूरा बस सेल का इतना ही वर्किंग होगा, सेल का इतना ही वर्किंग करना, यानी जो मशीन बेचा उस पे पहले डेप्रिसिएशन निकालो, फिर ऊपर वाले बैलेंस में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करो, WDV मिलेगा, उसमें से सेल वैल्यू माइनस करो, सेल वैल्यू कम है तो लॉस, सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट। ये वर्किंग है ऑफ द मशीन सोल्ड या एनी एसेट सोल्ड। ये भी किया है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन निकाला, ये निकाला, रिटर्न डाउन वैल्यू लेस सोल्ड किया, लॉस ऑन सेल आ गया, इतना ही वर्किंग, राइट। ये तो हो गया। अब जब भी बेचते हो टोटल 3 इफेक्ट आएंगे। ऑन द डेट ऑफ सेल देयर विल बी 3 इफेक्ट्स, ये लेजर में 3 इफेक्ट याद रखना है। ये जो डेप्रिसिएशन है और ये जो सेल वैल्यू है, यानी डेप्रिसिएशन 3,500 और ये जो सेल वैल्यू 35,000, ये हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, ये हमेशा क्रेडिट में ही आएगा। डेट ऑफ सेल यानी 1/10/2023 बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 3,500। कैश बैंक में जितने में बेचा ये 35,000 और लॉस हुआ, ये जो थर्ड अमाउंट है ये लॉस हुआ तो क्रेडिट में, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में। लॉस हुआ तो ये क्या है, लॉस है, दिस इज लॉस। 21,000 वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो वो इधर डेबिट में आता, ये मैंने लिखा नहीं है, राइट। तो ये क्लियर है कि सेल पे 3 इफेक्ट आएंगे। 3 इफेक्ट कहाँ आएंगे, डेप्रिसिएशन, कैश बैंक या बाय बैंक, ये तो हमेशा क्रेडिट में ही आएगा। लॉस है तो क्रेडिट, प्रॉफिट है तो डेबिट, ये क्लियर है। यानी 3 अमाउंट ही लेना है यहाँ से। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीवन इज क्लियर। तो ये हो गया बस। अब क्या दिया है हम लोगों ने और क्वेश्चन में, he also purchased and purchased machine of 1 lakh on the same day। उसी डेट को 1 लाख का मशीन खरीदा, यानी 1/10/23 के एक मशीन खरीदा 1 लाख का, तो वो M4 में लिखा। He also purchased 55,000 का on 1st Jan 24, यानी एक और खरीदा है उसने, एक और खरीदा है उसने कब खरीदा है, 1/1/2024 को। कितने में खरीदा है, 55 में, दैट विल बी M5। अब क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च 24 को।
कितनी मशीन हमारे पास बची है अभी? टोटल 3 मशीन थी, उसमें से M1 M2 बचा है हमारे पास, M3 बेच दिया, M4 M5, यानी 4 मशीन पे डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या करना है? 4 मशीन पे डेप्रिसिएशन निकालना। फर्स्ट मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 1 लाख का 10%। सेकेंड मशीन 1,50,000 था तो उसका 10%। थर्ड मशीन अभी 1 लाख में खरीदा। ये दोनों तो पहले से है, ओपनिंग था हमारे पास ये ईयर में, तो इसलिए इस पे 1/12 नहीं दिया। ये दोनों अभी खरीदा है M4 M5, 1 लाख में खरीदा है तो उसका 10%, बट इसमें 1/12 लेंगे। ये कभी खरीदा? 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 6 मंथ्स, तो 6/12। और ये जो M5 है 55,000 इंटू 10% इंटू ये तो 1 जैन को खरीदा, तो 1 जैन टू 31 मार्च, 3/12, यानी इस पे तो 10,000, फिर इस पे 15,000, ये M4 पे 1 लाख का 10% 10,000 और उसका आधा 5,000, 55,000 का 10% दैट इज 5,500, और उसको भी क्वार्टरली देना 3 मंथ्स, तो दैट इज 1375। तो ये 4 मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया। तो यहाँ पे भी लिखा है 4 मशीन का 10,000, 15,000, 5,000, 1375, राइट? 10, 15, 5 एंड 1375, ये सबका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। $10 plus $15 plus $5 plus ये, that is $333, 31,375। बस अब बैलेंस नहीं भी निकालोगे अगर टाइम कम है, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर है। यहाँ पे डेट लिखना है 31 मार्च 2024, पहले तो बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? ये 31,375, राइट? अब ये कैसे आएगा बैलेंस कैरिड डाउन? इस साइड का अभी पहले सारी एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने मशीन खरीदा है, 2 मशीन, एक 110 को खरीदा है 2024, और एक हमने 1 जैन को खरीदा, सॉरी 1/10/23 को खरीदा, 1/10/23 को खरीदा है, देन 1 जैन 24 को खरीदा है। ये कितने में खरीदा है? 1 लाख, और ये 55,000। ये तीनों का टोटल लेना है तुम्हें, पहले इधर 3,64,500 आ गया। सेम टोटल तुम्हें यहाँ लिख देना है 3,64,500। अब इसमें से 3,64,500 में से ये बैलेंस कैसे आएगा? फ्रॉम दिस 3,64,500 सब्ट्रैक्ट ऑल द अमाउंट, जो भी अमाउंट तुमने क्रेडिट में लिखा है ये सारे माइनस कर दो, तो तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा वर्किंग में। टाइम नहीं बचा है तो 2,73,625, राइट? कैसे आएगा समझा बैलेंस? डेबिट का टोटल लिया, सेम टोटल क्रेडिट में लिखा, और उसमें से ये सब अमाउंट माइनस किया। और अगर टाइम बचा है तो जैसे हम करते हैं वैसे यहाँ पे बैलेंस तुम लोग निकाल सकते हो, उसका भी आंसर सेम ही आएगा। यानी ये जो था 30,000 माइनस 10,000, इस मशीन का 20,000 हो गया बैलेंस। M2 का 1,20,000 माइनस 15, 1,05,000 हो गया। दिस इज 1 लाख
minus 5,000, 95,000. This is 55,000 minus this. और इसका टोटल लेंगे तो वही आएगा बैलेंस का टोटल 273,625। तो बस क्या है, जो सेल वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो एवरी ईयर निकालना है, यानी ये तो आएगा ही हर साल बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे, ये तो हर साल आएगा ही, राइट, है ना, ये तो हर साल आएगा। क्लियर है ना सबको, ये क्लियर है, ये सबको क्लियर है, ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? क्लियर टू एवरीवन। अभी तो सिर्फ 8 लोग ही बचे हैं। अब देखो दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है, और ये मैक्सिमम एंट्रीज है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, प्रॉफिट लॉस, डिप्रिसिएशन, बस एंट्रीज इतनी ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। अब वर्किंग भी ऐसे ही करना है। अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम 50 पे निकालते, बाकी तो इस पे ही निकलता। बट सेकेंड ईयर से ये वाले इस पे निकालते, ये तीनों पे निकालते, थर्ड ईयर में ये तीनों पे निकालते, राइट, ये तीनों पे, यहाँ पे तो जो लास्ट बैलेंस है उस पे डेप्रिसिएशन निकालना, ये खाली याद रखना है। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस है, यानी दोनों मेथड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट ये डिफरेंस है कि तुम कौन से अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो। इन स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द फर्स्ट अमाउंट, बट अगर ओपनिंग दिया है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, एंड इन रिटन डाउन ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द लास्ट अमाउंट। फर्स्ट ईयर में तो सेम ही आएगा, बट सेकेंड ईयर से लास्ट अमाउंट पे निकालना। तो अमाउंट का डिफरेंस है इन रिटन डाउन, तो रिटन डाउन को अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोलते हैं तुम लोगों को, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आता है बनाने बाय चांस, राइट, तो कैसे बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल का अगर बनाना है तो 2021 2022, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही डेट लिखना है, जो फर्स्ट डेट क्या था 31 मार्च 22, यहाँ पे लिखोगे डेबिट होगा टू मशीनरी अकाउंट और अमाउंट 28,500 वहां का आता, बस डेट वही लिखना है। वहां क्रेडिट में है तो यहाँ पे डेबिट में लिखना है, और बस क्रेडिट में क्या लिखोगे, सेम डेट लिखोगे क्रेडिट में, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे। ये फर्स्ट ईयर का बन गया। बस टू मशीनरी, टोटल की भी दोनों साइड का सेम होता है, बट अगर टोटल करना है तो नीचे वाले लाइन में भी सेम लिख सकते हो। अगर टोटल करना है तो नीचे वाले लाइन में भी सेम लिख सकते हो, बस दैट्स इट। कि टोटल करो और लिख दो 28,500 दोनों साइड का टोटल, बट एक ही अमाउंट है तो टोटल करने की जरूरत नहीं होती है। फिर वैसे ही 2023 का खाली डेट चेंज होएगा हमारा 31/3/2023 टू मशीनरी अकाउंट 32,000 और 31/3/23 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। 32 कहाँ से मिला, ये सेकेंड ईयर से। यहाँ बाय डेप्रिसिएशन लिखा था, डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी लिखते हैं और ईयर एंड पे वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। ईयर एंड पे क्या करते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सेकेंड ईयर का बनता है, राइट। थर्ड ईयर का 2023 2024, इसमें अगर देखोगे
तो 2 बार बाय डेप्रिसिएशन लिखा है, एक बार तो 1 अक्टूबर 23 को और एक बार लास्ट डेट को। तो हमें डेबिट में भी 2 बार लिखना है, एक बार 1 अक्टूबर 23 को और एक बार 31 मार्च 24, 2 बार लिखना है। लेकिन क्रेडिट में एक ही बार लिखना है, ओनली ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर टोटल लिखना है। क्रेडिट में 2 बार नहीं लिखना है, डेबिट में सिर्फ 2 बार आएगा। ये 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। तो ये मैक्सिमम पूछ सकते हैं, मेथड कोई भी हो, अमाउंट चेंज करना है, ये तो सबको क्लियर है। ये वर्किंग बना के करोगे तो अच्छा है, बट ये शो करने की जरूरत नहीं है जो 3-3 लाइन में मैं शो कर रहा हूँ। ये वाला डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, एक पेज पे देखो हो जा रहा है आराम से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फटाफट कर देना है। और इधर अकाउंट भी बन जाए 3 साल का एक ही पेज पे, राइट। ये सबको क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? राइट, क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन में इतना ही याद रखो। एक कॉन्सेप्ट खाली और क्या होता है, पार्ट मशीन अगर बेचा है, पार्ट मशीन बेचा है, ऐसा कुछ आता है न्यूमेरिकल, राइट। इसमें भी देख लेते हैं, ये कब है 22 का। 22 में देखो डेप्रिसिएशन नहीं आया था, सोल प्रोप्राइटर आया था, ठीक है, क्योंकि उन लोग को बोला था सोल प्रोप्राइटर आएगा। 23 में डेप्रिसिएशन आया था, उन लोग को बोला था सोल प्रोप्राइटर नहीं आएगा। कैश फ्लो तो केस स्टडी में आने वाले हैं। तो तुम लोग ये पूछ लेना कि डेप्रिसिएशन और उसमें से क्या आएगा, तो हम लोग वैसे करेंगे। डेप्रिसिएशन तो ये हो गया कि बाकी सब तुम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो जैसे सीखना है किसी को कुछ और, क्योंकि काफी कम लोग हैं, गणपति भी है अभी, मेरा भी कुछ और ऐसे ज्यादा पढ़ाने का मूड है नहीं। किसी को कुछ तुम लोग जो प्रेजेंट हो, एनी डाउट इन दिस 2 टॉपिक्स और एनी अदर टॉपिक ऑफ अकाउंट्स?